हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नितिन। यहाँ हम पढ़ते हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री, जो कि बेस्ड है ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। इस सीरीज में हम सिंपल क्वांटिटी थ्योरीज के सारे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हों या बुक में दिए हों वो सॉल्व करेंगे। ठीक है। सिंपल बॉन्डिंग थ्योरीज ऑफ मॉलिक्यूल्स का जो लेक्चर है कॉन्सेप्ट वाला, वो अलग वीडियो सीरीज में अपलोड किया गया है। ठीक है। यहाँ पे हम सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। अगर आपको कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप उस सीरीज में जाइएगा। ठीक है। तो बात करते हैं पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। ठीक है। तो आपका पहला क्वेश्चन है, फॉर एन एलिमेंट टू इलेक्ट्रॉन कैन नॉट हैव सेम। किसी एक एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन का क्या सेम नहीं हो सकता? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या सभी? देखो यार, ये बात तो सबको मालूम है, किसी अगर सेम एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन को हम कंपेयर कर रहे हैं तो उनका क्वांटम नंबर, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? डी वाला, ऑल ऑफ दिस, मतलब कोई भी इनमें से किसी भी सेम एलिमेंट के दो इलेक्ट्रॉन का सेम नहीं हो सकता है। ठीक है। तो बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन के। दूसरा क्वेश्चन आपका है, द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज नोन एज। ठीक है। वो क्वांटम नंबर जो किसी इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और एनर्जी को बताता है उसको क्या बोलते हैं? तो इसको बताओ। चलो कुछ सिंपल कर देते हैं आपके लिए, इन दोनों को हटा देते हैं, क्योंकि आपको मालूम है इस स्पिन का लोकेशन से और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का लोकेशन से कोई क्या बोलते हैं, रिलेशन नहीं है। तो बचा आपके पास अब ये दो ऑप्शन, इनमें से बताओ कौन सा सही होगा? जो आपका करेक्ट ऑप्शन है, द क्वांटम नंबर विच रिप्रेजेंट पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है। तो बात आती है कि एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? एजीमुथल क्वांटम नंबर एनर्जी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन के बारे में बताता है। एनर्जी पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। देखो यार, पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पढ़ने में ऐसा लग रहा है एक ही वर्ड है, लेकिन दोनों का मतलब अलग अलग है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ है और कहाँ है वहां का एनर्जी कितना है। इलेक्ट्रॉन का पोजीशन, इलेक्ट्रॉन कहाँ है और वहां का एनर्जी कितना है। ठीक है। ये बताता, वहां पे किसका? इलेक्ट्रॉन का एनर्जी, इलेक्ट्रॉन कहाँ है और वहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या है। ठीक है। ये बताता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है इलेक्ट्रॉन जहां पे है वहां पे कितना एनर्जी है। सिंपल सा फर्क है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर बताता है क्या है इसके बारे में? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन कहाँ है और वहां पे इलेक्ट्रॉन का एनर्जी। ठीक है। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या बताता है? इलेक्ट्रॉन जहां पे है, जहां पे आपको कंफर्म हो गया कि यहीं पे होगा, उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन का क्या एनर्जी है। ठीक है। यही डिफरेंस है प्रिंसिपल और क्वांटम नंबर क्या बताते हैं उसके बारे में। ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन Ni2+, जिसका एटॉमिक नंबर 28 है। ठीक है। आप तभी तक इसको ट्राई करने का कोशिश करो। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत से टॉपिक किए हुए हैं, अबाव रूल, हंस रूल, पॉलिक्स रूल, प्रिंसिपल के इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता कैसे है। ठीक है। आई होप आपको आता होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हमारे पास क्या है? Ni2+ है। देखो यार, आपके पास कोई भी एलिमेंट का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो पूछेगा नहीं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे। अगर देखो उस पे अगर चार्ज हो ना, तो पहले चार्ज को सपोज कर लेना जीरो है, पहले उसके न्यूट्रल स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेना। ठीक है। पहले क्या कर लेना, Ni2+ है तो अपने दिमाग में ले लेना, पहले हम क्या कर लेते हैं, Ni का कर लेते हैं। Ni का कर लेंगे तो उनमें से 2+ का मतलब दो इलेक्ट्रॉन निकाला गया, दो इलेक्ट्रॉन
Ni में से निकाल देंगे तो क्या बन जाएगा, Ni2+ बन जाएगा। ठीक है, तो कभी भी डायरेक्ट Ni2+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मत करना। ऐसे डायरेक्ट करोगे तो मैक्सिमम जगह, एक सेकेंड, सॉरी, अगर डायरेक्ट करोगे तो मैक्सिमम जगह गलती होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करूं, Ni क्या कर दो, एटॉमिक नंबर कितना है 28, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d8, 2 2 4 10 2 12 18 20 28, 28 इलेक्ट्रॉन हो गए। ठीक है, तो देखो यार, ये आपका के शेल में होगा, 2s2p यल सेल में, 3s3p यम सेल में, 3d भी यम सेल में, और ये जो 4s होगा आपका यन सेल के अंदर होगा। ठीक है, जिनका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, आगे का जो नंबर होता है वो क्या बताता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू बताता है। तो जिनका क्वांटम नंबर सेम होता है वो सेम सेल से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं कि जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेगा किससे निकलेगा। देखो पहले हम क्या करेंगे, स्ट्रक्चर से समझो। पहले हम, ये न्यूक्लियस है निकिल का, पहले हमने क्या भरा होगा, 1s भरा होगा, फिर 2s भरा होगा, ये क्या है 1s, एक 2s, उसके बाद 2p, उसके बाद 3s भरा, उसके बाद 3p भरा, उसके बाद 4s भरा। 4s भरने के बाद हम अंदर आए, अंदर आके हमने 3d को भरा, अंदर आके हमने 3d को भरा। ऐसा मत सोच लेना कि 4s के बाद 3d लिखा है तो 3d बाद में भरा जाएगा। 3d भरने के लिए आपको 3p से 4s हम गए बाहर, और 4s से 3d हमको अंदर की तरफ, सेल के अंदर की तरफ आना होगा। ठीक है, और ये जो ऐसा क्यों लिखते हैं 4s को पहले, ये सबको मालूम है, n+l रूल के हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करते हैं, n+n रूल से, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। ठीक है, तो जो आपका 3d का एनर्जी होता है वो ज्यादा होता है 4s के कंपैरिजन में। ठीक है, 4s का बात करें तो 4s के लिए n+l कितना होगा, n का वैल्यू 4 है, और s के लिए l का वैल्यू क्या होता है 0, मतलब n+l 4 है। और बात करें 3d की, तो 3d के लिए n+l कितना होगा, n का वैल्यू 3, और d के लिए l का वैल्यू क्या होता है, l का वैल्यू s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2 होता है, तो 3 + 2 5 आ गया। देखो 3d का n+l का वैल्यू 5 है, 4s का 4 है, इसीलिए 4s को पहले बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया कि इलेक्ट्रॉन निकाला किससे जाए, इलेक्ट्रॉन उसी से निकाला जाता है जो सेल न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर पे रहता है। तो दूर पे कौन है, 4s है। तो ठीक है, और 4s में है कितने इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने यहाँ पे किया, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो जो 2 ये प्लस चार्ज लगा है ना वो 4s से ही निकलेगा। ठीक है, वो अगर आपका अब तक डाउट रहा हो कि हम जो 3d से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दें, तो ऐसा अब आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम 4s से निकालते हैं। क्यों, क्योंकि 4s भरने के बाद जब 3d भरने का टाइम आया तो हमको अंदर की तरफ आना पड़ा। ठीक है, जिससे क्या हुआ, 3d ना होके 4s हमारा क्या बन गया, बाहर वाला शेल बन गया। बाहर वाले शेल जो जो न्यूक्लियस से जितना ज्यादा दूर पे होता है वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, सिंपल सा मतलब समझ लो। ठीक है, तो क्या होगा, 4s का इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएंगे। तो बात कर लेते हैं, तो ये 4s के दोनों इलेक्ट्रॉन को गायब कर दो। ठीक है, अब ये क्या बन गया, Ni2+ बन गया। ठीक है, तो हमको Ni2+ तो बनाना नहीं था, हमको क्या बनाना था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता करना था। ठीक है, तो अब बात करते हैं नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। तो देखो यस में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, 2, पी में मैक्सिमम 6, डी में मैक्सिमम 10। अब देखो कौन सा ऑर्बिटल पूरा भरा नहीं है उसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, जो भरा होगा ऑर्बिटल उसमें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी 0 है, जो खाली होगा उसी में देखना है। तो देखो 1s में 2 है मतलब ये भरा है, 2s में 2 है मतलब ये भी भरा है, 2p में 6 है, p में मैक्सिमम 6 भरे जा सकते हैं, ये भी भरा है, 3s में 2 है, ये भी भरा है, 3p में 6 है, ये भी भरा है,
3D में 8 हैं, लेकिन मैक्सिमम 10 भरे जा सकते हैं। मतलब जो हमको हमारा क्वेश्चन है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड करने का, वो हमको यहीं से पता चलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 3D का ऑर्बिटल डायग्राम बना देते हैं। 1 2 3 4। हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 8, तो 8 को फिल करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब पता करो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं, 1 2। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो गया, बी वाला, कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन Ni2 प्लस इज 2। कैसे हुआ ये भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इसको नोट करो। अब बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। यहाँ तक कोई डाउट नहीं ना। एक बात और बच रही है, अगर आप ऐसा पूछ सकते हो कि 3D का एनर्जी ज्यादा है तो वो यहाँ पे है, 4s का एनर्जी कम है तो वो यहाँ पे है, तो इलेक्ट्रॉन किसने दिया होगा, ये भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सा बोल दो, क्योंकि 4s का एनर्जी ज्यादा है, सॉरी 4s की एनर्जी कम है, इसीलिए इसने ही इलेक्ट्रॉन दे दिया। आप ऐसा भी बोल सकते हो। ठीक है, या तो ऐसा बोल दो कि 4s को बाहर भी भरा जाता है, 3D को अंदर आके भरा जाता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 4s दिया। या दूसरा रीजन बोलो कि 4s का एनर्जी 3D से कम होता है, इसीलिए 4s ने इलेक्ट्रॉन दे दिया। ठीक है, अगर आप डायग्राम किसी का भी बना लोगे चार्ज वालों का, तो आपका कभी भी नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने के टाइम गलती नहीं होगा। ठीक है, तो बात करते हैं चौथे क्वेश्चन का। चौथा क्वेश्चन है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल ऑफ एन एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर 29 है इन इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट क्या होता है, ग्राउंड स्टेट किसी भी एलिमेंट का वो कंडीशन होता है जब उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर हो। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल के देखो, पहले हमने क्या किया था, निकिल का किया था। निकिल में एटॉमिक नंबर 28, तो मतलब 28 इलेक्ट्रॉन है और 28 प्रोटॉन है। तो ऐसा स्टेट जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है वो कहलाता है ग्राउंड स्टेट। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया था, Ni2 प्लस बना दिया था, मतलब Ni में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया था। तो इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 26, लेकिन प्रोटॉन क्या है, अभी भी 28 के 28 ही है। ये स्टेट को हम ग्राउंड स्टेट नहीं बोल सकते। ठीक है, सिंपल ग्राउंड स्टेट का मतलब ये वाला दिमाग में लिए रहो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, चलो तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो एटॉमिक नंबर 29 है, उसके ग्राउंड स्टेट की हमको बात करनी है। और देखो यार, एटॉमिक नंबर 29 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्शनल होता है, सबको मालूम है। ठीक है, वहां पे क्या होता है, हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट लगता है। एटॉमिक नंबर कितना है, 29। 29 किसका होता है, कॉपर का। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d 4s1 होता है, 3d 10 होता है। क्यों होता है अभी 1 मिनट बता रहे हैं, 1 सेकेंड। चलो तो देखो, तो क्या करते हैं, देखो होना क्या चाहिए, 4s2 3d 9। अब बाउ के रूल के हिसाब से 4s में कितने, 2 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद 3d में कितने, 3d में 9 इलेक्ट्रॉन। ऐसा होना चाहिए, 1 2 3 4 1 5, कितने हैं, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लेकिन होता कैसा है, 4s में 1 इलेक्ट्रॉन, 3d में 10 इलेक्ट्रॉन। 4s में 1 और जबकि 3d में 3 4 1 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसा क्यों हुआ, हाफ फील्ड फुल फील्ड के कॉन्सेप्ट की वजह से। ठीक है, ये हमने आपको बताया था। हमने क्या बताया था, जब कोई भी कॉन्फ़िगरेशन हाफ फील्ड हो या फुल फील्ड हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है किसके कंपैरिजन में। अब सुनो, इसको हम इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को क्या करेंगे, क्या कहेंगे, देखो 4s में दोनों इलेक्ट्रॉन भरा है तो उसको क्या क्या बोलेंगे हम, फुल फील्ड बोलेंगे।
और 3D ना ही पूरा भरा है, मतलब ना ही पूरा फुल फील्ड है, ना ही पूरा हाफ फील्ड है। हाफ फील्ड कब कहा जाएगा 3D? जब 3D में सभी इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो, जब सिर्फ ऐसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो, वो क्या कहलाता है? हाफ फील्ड। ठीक है, तो ना ही ये फुल फील्ड है ना ही हाफ फील्ड है, तो ये सिर्फ फुल फील्ड और इसको यक्स डैश मान लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी। तो यहाँ पे क्या है, ये हाफ फील्ड है और ये क्या है, फुल फील्ड है। ठीक है, तो इनके इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कंपैरिजन में ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि ये हाफ फील्ड फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, ऐसा स्टेट किसी भी एलिमेंट का ज्यादा स्टेबल होता है। अगर कॉपर ऐसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में है तो वो अनस्टेबल होगा। ठीक है, क्योंकि वहां पे उसकी स्टेबिलिटी कम होगी, क्योंकि वहां पे उसको सिर्फ फुल फील्ड 4s की वजह से स्टेबिलिटी मिल रही थी। यहाँ पे क्या हुआ, 4s हाफ फील्ड हुआ उसकी वजह से भी, और 3D ये इलेक्ट्रॉन जब जंप करके यहाँ पे आया उसकी वजह से भी, 3D जब फुल फील्ड हो गया उसकी वजह से भी स्टेबिलिटी मिली, जिससे ओवरऑल क्या हो गया, कॉपर मोस्ट स्टेबल फॉर्म में यहाँ पे पाया जाता है। इसी को हम दूसरे नाम से बोलते हैं कि कॉपर क्यों अबाव रूल को फॉलो नहीं करता। रीजन आप बोल सकते हो, बिकॉज ड्यू टू हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्सेप्ट स्टेबिलिटी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये बना देना, इज मोर देन दिस। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल ऑफ एन एलिमेंट एटॉमिक नंबर 29 इन इट्स ग्राउंड स्टेट। तो क्या 3D के बात हुआ था ना, d ऑर्बिटल का बात हुआ था, और इलेक्ट्रॉन किससे निकलते हैं, बाहर के सेल के ऑर्बिटल से। सबको मालूम है, तो सिर्फ बाहर का d ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला। इसमें कितने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, हमको यही देखना था। ठीक है, तो देखो यार कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो थर्ड ऑप्शन 0 पे मार दो। ठीक है, इसको नोट करो, फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज पैरामैग्नेटिक। ठीक है, आपको बताना है कि कौन सा पैरामैग्नेटिक होता है। तो सिंपल सा नोट कर लो, जो भी पैरामैग्नेटिक होगा उसमें क्या होगा, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अनपेयर्ड या फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, फ्री या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। और जो भी अगर डायमैग्नेटिक पूछे तो उसमें क्या होगा, कोई भी नो फ्री इलेक्ट्रॉन, या बोल सकते हो सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछे तो सिंपल पहले क्या करना, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या करते हैं, पहले कॉपर क्रिस्टल की बात करते हैं, पहला एग्जांपल। तो इसको पहले ही इलिमिनेट कर देना। देखो, क्योंकि कॉपर क्रिस्टल का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। क्रिस्टल का मतलब बहुत बड़ा स्ट्रक्चर। ठीक है, छोटा सा भी क्रिस्टल लोगे तो उसमें अनलिमिटेड, मतलब मिलियंस ऑफ कॉपर हो गए, और आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं कर सकते। तो ऐसे केसेस में क्या करना, देखना जो भी एटॉमिक फॉर्म या आयनिक फॉर्म में दिए हों उनका ही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना। जो क्रिस्टल विस्टल दिया हो उसको हटा देना। ठीक है, उसके बाद क्या है, Cu प्लस है, Cu2 प्लस और S2। ठीक है, इनका क्या किया जाए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले क्या है, Cu प्लस। तो पिछले ही हमने एग्जांपल में किया था कि कॉपर का एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक नंबर 29 1s2। Cu प्लस का दिया है तो पहले क्या करोगे, Cu प्लस, सॉरी Cu का कर लेना, Cu का कर लोगे, उसके बाद एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो Cu प्लस बन जाएगा। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d 10। तो देखो यार, 4s में है, 3d में 10 हो गया। ये हो गया कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो ये कॉपर का न्यूक्लियस दिख रहा है। पहले हमने 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p, फिर 3s भरा, फिर 3p भरा, फिर 4s भरा। 4s के बाद हम अंदर आए 3d को भरने के लिए, 3 सॉरी 4s ऑर्बिटल को बाहर भरने के बाद हम अंदर की तरफ आए 3d ऑर्बिटल को भरने के लिए। ठीक है, तो वैलेंस शेल कौन सा हो गया, 4s वाला, मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन
पॉजिटिव चार्ज मतलब जो एक इलेक्ट्रॉन निकला है कहाँ से निकलेगा, 4s से निकलेगा, ठीक है। तो कॉपर की बात करें तो सॉरी Cu+ की बात करें तो 4s का इलेक्ट्रॉन को हटा दो। ये किसका हो गया आपका, Cu+ का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। उसके बाद क्या है, Cu2+ है, तो Cu2+ भी ऐसा ही होगा। पहले क्या करेंगे हम, कॉपर का करेंगे, कॉपर का कर लेते हैं। Cu नंबर 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, सॉरी 4s1, 3d10। ये किसका हो गया, कॉपर का। उसके बाद क्या करना है हमको, 2+ चार्ज देना है। तो किससे इलेक्ट्रॉन निकलेगा, पहले इसको देख लो। न्यूक्लियस के पास है 1s भरा, फिर 2s, फिर 2p, फिर 3s भरा हमने, फिर 3p भरा, यहाँ पे 4s भरा, 4s के अंदर आके 3d को भरा। तो मतलब पहले इलेक्ट्रॉन किससे निकलेगा, 4s से। अब 4s के बाद है कितने इलेक्ट्रॉन, एक है, तो उसको निकाल दो। ये निकल गया, ये हट गया, क्योंकि 4s के पास एक ही इलेक्ट्रॉन थे। और क्या हुआ, हमको एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, क्योंकि Cu2+ के फॉर्म में है। तो अब किससे निकलेगा, इन सब में। अब देखो कौन बाहर की तरफ है, मतलब किससे इलेक्ट्रॉन निकाला जा सकता है, ठीक है। तो देखो सबसे दूर पे कौन है, 3d है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ से निकलेगा, 3d से निकलेगा। तो जो 3d10 था वो क्या बन जाएगा, 3d9। ये किसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया, Cu2+ का, ठीक है। उसके बाद क्या है, हाइड्रोजन या H2। H2 कैसा होता है, एक हाइड्रोजन की बात करें तो उसके पास 1s1 में एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे दो हाइड्रोजन आ जाए तो क्या हो जाएगा, 1s2, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन ऐसे, ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं इनके इनके ऑर्बिटल डायग्राम के बारे में। तो देखो डी में मैक्सिमम कितने यस में मैक्सिमम कितने, 2 भरे जा सकते हैं, पी में 6, डी में मैक्सिमम 10 भरे जा सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहीं पे मिलेंगे, क्योंकि हमको पैरामैग्नेटिक खोजना है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खोजना है, तो वहीं मिलेगा जहाँ पे यहाँ से डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। तो कहाँ पे डिफ्लेक्शन है, यहाँ पे 3D में 10 होना चाहिए, लेकिन है कितने, 9 है। Cu+ में 3D में 10 है, वो पूरा भरा हुआ है। सभी देखो 2 2 6 2 6 10 भरे हुए हैं। यहाँ पे क्या हुआ, Cu2+ को आप बोल सकते हो ये क्या है, डायामैग्नेटिक है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिक कौन हो गया, Cu+। ये क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक। हमारा क्वेश्चन ये था, इसको हमको सर्च करना था, तो हमारा ऑप्शन हो गया सी वाला। 3D में देखो कितने होते हैं, 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन अकेले बैठा हुआ है, इसी की वजह से Cu2+ पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करेगा, ठीक है। इसको नोट करो। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर विच इज रिलेटेड टू, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है। तो हमने जो आपको मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ाया था, तो बताया था कि जो आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। ओरिएंटेशन मतलब कि वो ऑर्बिटल कहाँ पे ओरिएंट होगा, किस एक्सेस में ज्यादा झुका होगा, ठीक है। तो बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरे क्वेश्चन में आपको एटॉमिक नंबर 37 रुबिडियम का होता है, उसके चारों क्वांटम नंबर का वैल्यू बताना है फॉर एन वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो पहले क्या करो, रुबिडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 37, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। उसके बाद क्या होता है, 4s 3d हो गया, 3p के बाद 4p6, 5s1, ठीक है। यस पीएस डीपीएस, ठीक है। ये क्या हो गया, 37 तक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 2 30 36 37, ठीक है। तो देखो यार, वैलेंस सेल में कौन सा ऑर्बिटल है, कंपेयर करो n की वैल्यू से। n जिसका सबसे ज्यादा बड़ा होगा वो क्या होगा, वैलेंस सेल होगा, ठीक है। या फिर आप डायग्राम बना के भी देख लो। ये न्यूक्लियस है,
पहले 1s भरा, फिर 2s भरा, फिर 2p, फिर 3s, फिर 3p, फिर 3 1s 2s 2p 3s 3p, फिर 4s भरा, फिर 3d भरा, उसके बाद 4p भरा, 4 की p के बाद हम और आगे निकल गए 5s को भरने के लिए। यहाँ पे कॉपर की तरह कुछ अंदर आना नहीं पड़ा, ठीक है। तो वैलेंस शेल कौन सा है? 5s वाला। तो हमको जो 5s में ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसी के n l m s का वैल्यू निकालना है। इसी ऑर्डर में सभी ऑप्शन है, एक बार ट्राई करो। हो गया, चलो। क्योंकि इलेक्ट्रॉन 5s में है तो n का वैल्यू क्या हो गया? 5 हो गया। तो n का वैल्यू 5 कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये ऑप्शन हट गया। अब क्या करेंगे? l का वैल्यू निकालेंगे। देखो, यस ऑर्बिटल के लिए l का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो हमको इसके l का वैल्यू भी मिल गया 0। 0 कहाँ कहाँ पे है? यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, तो ये ऑप्शन हट गया। 0 यहाँ पे भी नहीं है, ये ऑप्शन भी हट गया। अरे यार, सिंपल सा मिल गया। ऑप्शन 1 आपका करेक्ट है, टाइम बच गया। लेकिन चलो यम भी निकाल देते हैं। जब यल 0 होगा तो यम भी 0 होगा, ठीक है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन सिर्फ एक ही है और वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में पेयर्ड है, तो स्पिन क्या होगा? प्लस हाफ होगा, ठीक है। क्या हो गया? पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया, ठीक। चलो इसको नोट कर दो, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बात करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो पहला हमारा क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन एनी पार्टिकुलर एनर्जी लेवल इज गिवन बाय। पार्टिकुलर एनर्जी लेवल का मतलब कोई पार्टिकुलर सेल की बात कर रहा है, ठीक है। किसी पार्टिकुलर सेल में कितने ऑर्बिटल हैं, इसको हम पता किस फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। तो कुछ पहले एग्जांपल देखते हैं। पहले सेल की बात करें, के सेल में तो कौन सा ऑर्बिटल होता है? 1s। यल सेल में 2s और 2p ऑर्बिटल्स होते हैं। यम सेल में 3s और 3p होते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं इनके डायग्राम के बारे में। तो 1s कैसा होगा? ऐसा। 2s ऐसा, और 2p सब सेल 3 ऑर्बिटल्स में बटा होगा। उसके बाद यम में क्या है? 3s 3p और 3d भी होता है। 3s 3p 3d, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? 3s ऐसा, 3p सबसेल 3 ऑर्बिटल्स में टूटा होगा। देखो यार, सेल सबसेल ऑर्बिटल में अगर डाउट हो तो पहला लेक्चर देखना, कॉन्सेप्ट वाला, वहां पे हमने इसके बारे में डिफरेंशिएट किया है, ठीक है। तो देखो, k का वैल्यू 1 तो एक ऑर्बिटल, सॉरी, के शेल मतलब 1s मतलब एक ऑर्बिटल, ठीक है। तो उसके बाद यल सेल की बात करो। यल सेल में 2 सब सेल, और दोनों सब सेल में टोटल 1 2 3 4 ऑर्बिटल। बात करें यम सेल की, तो यम सेल में 3 सब सेल, 3 सब सेल में इतने ऑर्बिटल, काउंट करो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखो यार, अब से जनरली क्या बोल सकते हो? के का वैल्यू 1 है। देखो, के एल एम क्या बताता है? सेल नंबर के बारे में आपको कौन बताता है? एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। यहाँ पे एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, एल एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। एन का वैल्यू 1 का मतलब के सेल, 2 का मतलब एल सेल, 3 का मतलब एम सेल, ठीक है। तो एन का वैल्यू 1 है तो 1, एन का वैल्यू 2 हुआ तो 4, एन का वैल्यू 3 हुआ तो 9। ये ट्रेंड बन रहा है कुछ एन स्क्वायर के टाइप का, ठीक है। एन का वैल्यू 1 रखो, 1 का स्क्वायर 1, एन का वैल्यू 2 रखो, एल सेल में कितने? 2 का स्क्वायर 4, एन का वैल्यू 3 रखो, एम सेल कितने? 3 का स्क्वायर 9 एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो हमारा ऑप्शन करेक्ट क्या हो गया? 2, सॉरी, एन स्क्वायर हो गया। बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। किसी एक गिवन पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में कितने एटॉम नंबर ऑफ ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरे क्वेश्चन में भी हमको सेम काम करना है। हमको ये बताना है कि किसी एक पार्टिकुलर एनर्जी लेवल या एक पार्टिकुलर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ठीक है। तो देखो यार, किसी एक पार्टिकुलर सेल में कितने ऑर्बिटल हैं? एन स्क्वायर। और एक ऑर्बिटल में, किसी भी एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2।
इसमें भी 2, इसमें भी मैक्सिमम 2 भर सकते हैं, इसमें भी मैक्सिमम 2, इसमें भी मैक्सिमम 2 भरे जा सकते हैं। तो क्या करो, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर बात करें हम किसी एक पार्टिकुलर सेल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो 2n²। ठीक है, n का वैल्यू 1 रखो, n का वैल्यू 1 रखो, तो क्या आएगा 2 इंटू 1 का स्क्वायर मतलब 2। मतलब पहले सेल में, के सेल में 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम भरे जा सकते हैं। यहाँ पे देखो के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं। n का वैल्यू 2 रखो, n का वैल्यू 2 रखो, तो क्या होगा 2 इंटू 2 का स्क्वायर, तो कितना होगा 2 2 जा 4, 2 जा 8। मतलब यल सेल में 8 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम जो भरे जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। और भी आप n का वैल्यू 3 4 रख के चेक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया 2n²। अब बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की, कि जब यल का वैल्यू 1 मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर का वैल्यू 1 होता है तो ऑर्बिटल का शेप क्या होगा। ठीक है, इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है, तो जब n का वैल्यू 1 हो, सॉरी यल का वैल्यू बात करना है, यल का वैल्यू 0 होता है तो ऑर्बिटल क्या होता है स्फेरिकल। यल का वैल्यू 1 होता है तो क्या होता है डम्बल। यल का वैल्यू 2 होता है तो क्या होता है डबल डम्बल। यल का वैल्यू 3 होता है तो क्या होता है, वो आ जाता है कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो जो यल का वैल्यू 1 के लिए हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी डम्बल। यल का वैल्यू 1 तो ऑर्बिटल कैसा होता है डम्बल। डम्बल कौन होता है पी। सब सेल क्या होते हैं डम्बल होते हैं। बात करें लास्ट क्वेश्चन की, तो लास्ट चौथा क्वेश्चन है डी ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, कि डी एटॉमिक ऑर्बिटल मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन कंटेन कर सकता है, तो मैक्सिमम 10 कर सकता है। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, इसको नोट करो। अब क्या करते हैं, कर दो क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, उसको आप करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम उसको शुरू होते ही चेक कर लेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चन है 1 2 3 जो आप नोट कर लो, इसको सॉल्व करके आना, नेक्स्ट क्लास में हम इसका सॉल्यूशन करा देंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे। और जितने भी आपके बुक में क्वेश्चन है सॉल्व करते रहिए, जो भी ना आए आप कमेंट में नंबर बता देना, पेज नंबर बता देना, हम उसको भी सॉल्व करा देंगे। ठीक है, चलो।